सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. ये इमरान खान के टाइगर कब से बने हैं सर? हफीज शेख साहब, मैं कहता हूँ एक दिन खान साहब ने सबसे ज्यादा तनकीद इनके ऊपर की थी, आपको याद होगा इनकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर, जब गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर थे। पॉलिसी देना जो है वो वजीर खजाना का काम नहीं है। आपकी अपनी पार्टी के लोग बड़े नाराज हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ऑन एयर कह दिया टेलीविजन के ऊपर कि मैंने तो वोट नहीं देना उनको सेंट्रल इंतखाबात। आमिर लियाकत को इज्जत चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर का कि वो हमारी टीम के एक अहम रुकन है। अगर कोई नाराजगी है तो उसको दूर किया जाए, तो उसको दूर किया जाएगा, बिल्कुल ज़रूर किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात में ओपन या सीक्रेट बैलेटिंग से कोई फर्क पड़ सकता है? आई मीन के जिसने बिकना है उसने बिकना है, वो चाहे ओपन बैलेटिंग हो या सीक्रेट बैलेटिंग हो या आप ऑर्डिनेंस ले आए, कवानीन तो ऑलरेडी मौजूद है, उसने तो बिकना है। मैं इससे पहले एक और बात करना चाहता हूँ। कितने सेनेटर्स ले जाएंगे आप लोग? बाय द वे हफीज सुन ले, व्हाट्स द गेस? मैंने कहा बीइंग अ सेनेटर, जितने लीडिंग सेनेटर इन द सेनेट, जितने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए थे उससे इंशाल्लाह ताला 2-3 वोट ज्यादा आएंगे, आप लिख लें जी। और अगर नहीं आए तो मुझे आप बताएंगे। इस्लामाबाद के अंदर यहाँ नोटों की गड्डियों के साथ लोग फिर रहे हैं खरीदने के लिए, और ये हकीकत है, और ये दुबई के अंदर फिर रहे हैं, और ये हकीकत है। ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। देखिए फिर आप लोग कैसे, जिसने बिकना है उसने बिकना है, वो ओपन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई गरज ज़मीर बेचना है सर, आपने। उससे कोई गरज ये है कम से कम कहीं से तो शुरू करें ना जी। लेकिन अगर उसके अंदर इस वक्त तक हार्स ट्रेडिंग हो रही है, और हो रही है, मैं कह रहा हूँ अब भी एमपीएस बिक रहे हैं, अब भी एमपीएस बिक रहे हैं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना हो। मरियम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बैरून मुल्क जाने के लिए गवर्नमेंट से बैकडोर रब्ता किया, इंशाल्लाह ताला जो है उसको नहीं जाने देंगे। नहीं, ये क्या राब्ता किया है नहीं किया, जाने तो नहीं देंगे सर? बिल्कुल किया, 100% राब्ता किया। 100% किसके जरिए किया? अब ये सारी बातें आप क्यों जो है टीवी की नजर करना चाहते हैं? जरदारी साहब का केस 8 अरब रुपए ट्रांजैक्शन वाला, उसके ऊपर उनकी जमानत मंजूर हुई, नैब ने उसकी मुखालफत तक नहीं की, तो ये क्या है? मुझे इंतहाई अफसोस होगा। क्यों? अगर किससे सवाल करें? अगर जरदारी को, मैं खुद कह रहा हूँ ना, हाँ, अगर जरदारी को सजा नहीं होती हाँ, तो फिर तो बात वही जो ये रिलीफ तो है ना सर, रिलीफ बाय एनी मींस रिलीफ तो मिल रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप लोग परसू तो करें, आपका इदारा है ना नैब। गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासत से लेकर खेल के मैदानों तक गर्म जोशी के सीजन का आगाज हुआ चाहता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 इसका आगाज हो चुका। कोविड-19 की वजह से मसाइल थे, खेल के मैदान आबाद तो हो रहे थे लेकिन तमाशाई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। अब क्या आम आदमी, क्या जियाला, क्या मतवाला, शीदे से लेकर मीदा सभी इस इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। तमाशाई गो कम होंगे मैदानों के अंदर, लेकिन घरों पर ग्रूव सब देख रहे होंगे, मूव्स सब देख रहे होंगे और विकेटें उड़ते हुए भी सब देख रहे होंगे। यही हाल कुछ सियासत के मैदानों का है, और सियासत के मैदान चाहे उसका ताल्लुक ज़मीनी इंतखाबात से हो या सेनेट इलेक्शन से हो, एक मरतबा फिर आबाद हो चुके हैं। एक मेजर अपसेट देखने को मिला है गुज़िश्ता रोज सियासत के मैदानों के अंदर, और ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जिस तरह से कामयाबी मिली है, यह हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क यह भी है कि मामलात कहीं ऐसे तो नहीं तय हुए कि ज़मीनी इंतखाबात तुम्हारे और सेनेट इलेक्शन हमारा, गिलगित बल्तिस्तान हमारा और आज़ाद कश्मीर भी हमारा। तो ये बातें भी चहमगोइयों की सूरत में सामने आ रही हैं। इससे बड़ा सवाल जो एक आम आदमी उठा रहा है वो ये कि कुछ भी हो जाए, महंगाई किसी तौर भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नोटिसेस हों, चाहे तर्जुमानों और वज़रा के बयानात हों, लेकिन एक तरफ किसी चीज की कीमतें बढ़ाने की तजवीज दी जाती है तो किसी दूसरी चीज की कीमत में इजाफा करके तमाम तर मामलात को हैंडल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक्चुअली कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, जो बहुत बड़े अलमिये की बात है। चंद दिन बाद हम सेनेट इंतखाबात की बात कर रहे होंगे। सेनेट इंतखाबात में ओपन या सीक्रेट बैलेटिंग से क्या कोई फर्क पड़ सकता है, या जिसने बिकना है उसने बिकना है, फिर चाहे ओपन बैलेटिंग हो, सीक्रेट बैलेटिंग हो भी या ना हो, या फिर हाथ खड़ा करके शो ऑफ हैंड के जरिए काम कराया जाए,
जिसने बिकना है उसने बिकना है, और अब तो सियासतदानों ने भी खुलकर कहना शुरू कर दिया है। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी है, तो चाहे 2021 के सेनेट इंतखाबात से हो या आज से 10 साल पहले से हो जाती, लेकिन होनी जरूर चाहिए। और इस हफ्ते की एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर थी, और खबर थी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के इंतकाल पुरमलाल की। इंतहाई अफसोसनाक खबर, बड़े ही दिलगरिफ्ता हैं उनके कारकुनान, और साथ साथ अवाम पाकिस्तान भी इंतहाई सीनियर सियासतदान, जीरक सियासतदान, और ऐसे सियासतदान जिनको अपने लबो लहजे के ऊपर, अल्फाज के चुनाव के ऊपर और अशार के ऊपर कंट्रोल था। उनके इंतकाल पुरमलाल पर बोल न्यूज और नेशनल डिबेट की टीम भी इंतहाई अफसुर्दा है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग सेनेट इलेक्शंस 2021, हैशटैग सेनेट इलेक्शंस 2021। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सेनेटर आजम खान स्वाति साहब। आप वफाकी वजीर बराए रेलवेज हैं और आप वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त भी हैं। मैं वफाकी वजीर बराए रेलवे सेनेटर आजम खान स्वाति साहब को स्टूडियोज़ में वेलकम कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस शख्स के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद गुज़िश्ता दौर में करते रहे हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब से, और अब बात आ रही है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब तो वज़ीर आज़म के खिलाड़ी हैं। ये अब्दुल हफीज़ शेख साहब कब से कप्तान के खिलाड़ी बन गए? हमारे लिए तो बड़ी अचंभे की बात है, और ये आपके कारकुनान, आपके वर्कर्स, आपके नेशनल असेंबली के लीडर्स तक पूछ रहे हैं कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब कब से खान साहब के खिलाड़ी बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक नई फ़िज़ा के अंदर जो है अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। बोल के स्टूडियो में फर्स्ट टाइम इसमें आ रहा हूँ, बड़ी खुशी है सर। वेरी काइंड ऑफ यू। आप तशरीफ लाए, बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट जो है आप लोगों ने ये बनाया है सर। वेरी काइंड। और अल्लाह करे कि आपके जो हकीकी इंटरव्यू हैं या जहाँ पे जो सच्चाई की बातें होती हैं जी जी, उससे मेरा मुल्क जो है वो आगे जाए, तरक्की करे, जमहूरियत जो है वो मजबूत हो जी, और हक और सदाकत की बात जो है वो आए। ऐसा ना हो कि किसी को मलायन करने के लिए नहीं। वो नैरेटिव जो है, और मेरा ख्याल है कि आपने पहले भी नहीं किया, बे न्यूट्रल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्लीज़ देखें, बुनियादी तौर पर इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि 3 मार्च को जी सेनेट का और ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि आप इन बातों से जो हल्के बचाने वाली बातें होती हैं ना, आप मुझे खुश होते हैं। इसीलिए आपने आते हुए कहा था कि आज तू दफ्तर में आग लगाना चाहते हो क्या? कुछ ऐसी बात निकलवाना चाहते हो? तो 3 मार्च को जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, और ख़ासकर जो इस्लामाबाद में हो रहा है, ये एक मार्का है। एवरीबॉडी कीप्स एन आई ऑन दैट। और सुन लेना, और हमें जो पिछले 10-11 साल में और उससे पहले भी जब भी इमरान खान से मुलाकात होती थी तो हमेशा मैं कहते थे कि हमेशा अपने मुखालिफ मुकाबले में जो भी हो उसको कभी कमज़ोर न समझें। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कल भी जब हमारी कैबिनेट के अंदर इसके ऊपर बात हुई तो हर एक ने, ज़ाहिर है कि काफ़ी वज़रा ने बड़ी अच्छी सैर हासिल बातचीत की, तजावीज़ दी। उसके अंदर मैं भी शामिल था। ज़ाहिर है कि मेरा भी एक रोल है सेनेट के अंदर कि 18 साल से जो आपका रोल तो अब ज़्यादा है। आप आई वोटिंग के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है, आप उसको सारी चीज़ों को हेड कर रहे हैं, तो आपका रोल तो ज़्यादा बनता है। तो इस वजह से मैंने भी कुछ तजावीज़ दी और उसको अमली जामा पहना के लिए इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं। पहली बात तो लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, अगेन हफीज़ शेख साहब एज ए कैंडिडेट सेनेटरशिप के लिए, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ जो आपको बुनियादी सवाल। हफीज़ शेख का और गिलानी साहब का कोई मुकाबला नहीं है। हफीज़ शेख जो है एक ज़ीरक टेक्नोक्रेट है और वो इमरान खान की टीम का एक अहम जुज़ हैं, जो इमरान खान की उस विजन को, और कल जो है जब हम उनके कागजात नामजदगी जो है जिस वक्त मंजूर कर रहे थे, और मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का या 2 मिनट का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया जी, आप खाली उसकी हालत को ज़रा देख लें कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए
और उनके अंदर हकीकत कितनी थी। नहीं, ये इमरान खान के टाइगर कब से बने हैं सर? हफीज शेख साहब, मैं कहता हूँ एक दिन खान साहब ने सबसे ज्यादा तनकीद इनके ऊपर की थी, आपको याद होगा इनकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर, जब गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर थे। पॉलिसी देना जो है वो वजीर ख़जाना का काम नहीं है, पॉलिसी देना जो है प्राइम मिनिस्टर का काम, एग्जेक्टिव्स का काम है, अथॉरिटी उनके पास है, अथॉरिटी उनका पास है। फिर जो है उसमें कितनी काबिलियत होती है कि उस पॉलिसी को आगे ले जाने के अंदर जो यानी खान साहब कभी डायरेक्टली उनके एंटी नहीं रहे, उनकी पॉलिसीज के एंटी नहीं रहे, नवाज शरीफ साहब के या जरदारी साहब के अदवार हुकूमत में उनके थे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितनी भी टीम है उसके अंदर, अगर मैं बाकायदा तौर पर अगर बाकियों को भी नाम लूँगा तो जिनके रह जाएंगे वो कम से कम बुरा मनाएंगे, तो मैं उनको इज़्ज़त देने के लिए किसी और का नाम नहीं लेता। लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर इस वक्त आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है और सरप्लस हो रहा है, दैट इज एप्रिशिएबल। इसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, हफीज शेख साहब का। और हफीज शेख साहब को कल बताया गया कि कम से कम जो है, जो अब सेनेट का भी इजलास बुला लिया और उसको भी जो है बुला लिया नेशनल असम्बली का, कि आपने डे टू डे बेसिस के ऊपर जाकर आवाम को खिताब करना है और बताना है कि माशी सूरत हाल जो तबाह हाल थी जिस हाल के अंदर दिया मुल्क दिवालिया था, उससे निकालने के लिए जो है कितना बड़ा काम जो है उनकी टीम ने। और बाकी आपकी अपनी पार्टी के लोग बड़े नाराज हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ऑन एयर कह दिया टेलीविजन के ऊपर कि मैंने तो वोट नहीं देना उनको सेनेट इंतखाबात। सर उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, कहें कि मेरे पास क्या सराहियाँ नहीं हैं, मेरे पास तजावीज़ होती हैं, और तजावीज़ के अंदर जो है उसकी जो बुनियाद है वो है हक़ाइक़ और दलाइल की बुनियाद। वो भी तो किसी हकीकत के ऊपर मबनी कोई स्टेटमेंट दे रहे होंगे। आप अगर मुझे जवाब देने देना तो पूरा, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके नाजरीन जो है उसको सुनेंगे। मैं कभी क्या सराही नहीं करता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर, और हक़ाइक़ की बुनियाद दलील के ऊपर होती है और दलील सच्चाई की ज़ामन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा करिज़मेटिक किस्म का जो है कॉन्टेस्ट होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, करिश्मा इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि दुश्मन भी जिनके साथ इमरान खान बात करता है, खुदा ताला की उसके ऊपर कोई ऐसा फजल है कि उसका दिल भी सख्ती से मोम हो जाता है। तो आमिर लियाकत को मोम कर लेंगे आप लोग? सर कोई वो हमारा अपना बंदा है, ज़बरदस्त किस्म का जो है, वो PTI का ज़बरदस्त कारकुन है, बड़ा ज़बरदस्त जो है डिबेटर है, उसमें और भी बहुत सारी जो है खसूसियात हैं। मैं समझता हूँ उनको कायल कर लिया जाएगा सर, वो देंगे वोट। इसके अलावा भी जितने हैं, हमने अपने एक तरीक़ेकार जो है बना लिया जी, और इंशाल्लाह ताला जो है आपने देखा कि सिंध के MPA जो है 7 मिनट के अंदर जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डेयर हो गए, मैं ये कहूँगा कि वो मोम हो गए। और उन्होंने तो फिर आमिर लियाकत क्या चीज़ है सर? हम इंशाल्लाह ताला देखें, आमिर लियाकत को इज़्ज़त चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर का कि वो हमारी टीम के एक अहम रुकन है। अगर कोई नाराज़गी है तो उसको दूर किया जाए, तो उसको दूर किया जाएगा, बिल्कुल ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि जिस्म के एक हिस्से में अगर कहीं तकलीफ़ है, कहीं दर्द है, तो उसको ठीक करके जो है आप अपने जिस्म की पूरी सूरत हाल को जो है वो बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह ताला he'll be back in the team, he'll be back in the team। मैं खुद भी जो है उनके साथ बात करूंगा, इसलिए कि मेरा भी बहसियत है। आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं सर, आपने तो जाके वहाँ पे पंजाब में जो इतनी खलबली मची हुई थी उसको सेटल कर दिया, आप तो सेटलर्स में से हैं, मसला तो अल्लाह ताला करेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि सेनेट इंतखाबात में ओपन या सीक्रेट बैलेटिंग से कोई फर्क पड़ सकता है? आई मीन के जिसने बिकना है उसने बिकना है, वो चाहे ओपन बैलेटिंग हो या सीक्रेट बैलेटिंग हो या आप ऑर्डिनेंस ले आए, कवानीन तो ऑलरेडी मौजूद है, उसने तो बिकना है। मैं इससे पहले एक और बात करना चाहता हूं जी, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ना जी, वो थोड़ा सा जो अगर मुझे टाइम देंगे उसकी वजह यह है कि मैंने कहा है कि इस वक्त मार्का जो है वो डॉक्टर साहब की, डॉक्टर हफीज़ शेख की सीट के ऊपर होने जा रहा है। असल मार्का वो है। तो मैं उस तनाज़र के अंदर जो है कुछ और भी आपके नाजरीन को फीडबैक देना चाहता हूँ प्लीज़। मैंने अपने एक गुज़श्ता इंटरव्यू के अंदर 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो है ये कहा है, मुझसे पूछा गया डायरेक्ट कि आपका क्या ख्याल है कि कितने वोट देंगे, तो मैंने कहा कि जितने इमरान खान साहब ने दिए थे उससे डॉक्टर हफीज़ 2 या 3 ज़्यादा वोट लेंगे।
लेकिन आगे मुझे मौका नहीं दिया कि क्यों लेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है हकायत। क्यों लेंगे मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। और ये उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए फिर आगे दूसरी जो है जनरल पब्लिक में परसेप्शन अलग है। वैसे मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ कि क्यों लेंगे वोट ज़्यादा? सर इसलिए वो लेंगे हाँ। कि पहली बात तो ये है कि वोट मांगने वाला पहले सिर्फ इमरान खान था एज उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के। अब वोट मांगने वाला जो है वो न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और दुनिया का माना हुआ लीडर है। इसलिए जब इमरान खान डॉक्टर हफीज़ के लिए वोट मांगेगा तो 2018 का जो उम्मीदवार था उससे अब एक और स्टेचर जो है उसके ऊपर चला गया है। फिर उसके अलावा हम वज़रा हैं, कहीं न कहीं हमारे MNA साहिबान और जितनी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनसे भी हमारा ज़ाती ताल्लुक़ है, राब्ता है, इज़्ज़त का मकाम है, कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे। इसलिए इंशाल्लाह ताला जो है अब बहुत सारी। और फिर कितने सेनेटर्स ले जाएंगे आप लोग? बाय द वे हफीज सुन लें, व्हाट्स द गेस बाय द वे? मैंने कहा बीइंग अ सेनेटर, जितने लीडिंग सेनेटर इन द सेनेट, जितने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए थे उससे इंशाल्लाह ताला 2-3 वोट ज़्यादा आएंगे। आप लिख लें जी। और अगर नहीं आए तो मुझे आप बताएंगे। और उसकी वजूहत में ये सारी बात। फिर इसके अलावा बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है जी कि डॉक्टर हफीज़ जो है वज़ीर ख़जाना है, उनका एक अपना अपना एक स्टेचर है, माने हुए हैं। इसलिए जो है नहीं है तो IMF की जो रिपोर्ट देख लें उसको, जो रिसेंट जो है कल परसों जो है वो जी, तो ये सारे वो अवामल हैं, ये सारे वो दलाइल हैं जिनकी बुनियाद पर आज मैं दावे से आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जितने इमरान खान को बहसीत वज़ीर आज़म इलेक्ट करने के मिले उनसे कम से कम 2-3 ज़्यादा खुदा के मदद से मिलेंगे। फिर ये उसका तो फिर बड़ा फायदा होगा अगर सेनेट में आप एक्सरियत में आ जाते हैं, आप लेजिस्लेट कर सकते हैं। हम हर तरह से आएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा सारा रिफॉर्म का एजेंडा जो है। लेट्स कम टुवर्ड्स माय क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले पुट किया, उसका मुझे जवाब चाहिए। माजरत के साथ मुझे पूछना बड़ा जरूरी है। ओपन ये सीक्रेट बैलेंस से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जिसने बिकना है उसने बिकना है। आपके अपने लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर यहाँ नोटों की गड्डियों के साथ लोग फिर रहे हैं खरीदने के लिए, और ये हकीकत है। और ये दुबई के अंदर फिर रहे हैं, और ये हकीकत है। ऐसा है? बिल्कुल है ऐसा। देखिए फिर आप लोग कैसे, जिसने बिकना है उसने बिकना है, वो ओपन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई गरज ज़मीर बेचना है आपने। उससे कोई गरज नहीं। गरज ये है कि क्या इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो और बैरूनी और अंदरूनी साजिशों के अंदर जो है इस वक्त वो फेस कर रहा है सारी साजिशें जी, क्या इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? कम से कम कहीं से तो शुरू करें ना जी। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठे, मैं उन पर तबसरा नहीं करना चाहता जी, लेकिन मेरे ख्याल में जो रिमार्क्स दिए हैं वो जायज़ है कि अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जाते हैं और अगर आप सिंगल ट्रांसफर वोट के ऊपर जाते हैं तो वो तो सिंगल ट्रांसफर वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है आप खुफिया डालें या आप सामने जो है उनको दिखा के डालें, तो वही है। आपका पर्पस जो है पूरा हो जाता है, लेकिन फिर चोरी नहीं होती। अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपका हक जो है 2 वोट का है या 3 वोट का है और 5 ले जाते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कसवटी है, ऐसा बेंचमार्क है कि वो बताए कि इसके 3 वोट 3 सेनेटर इलेक्ट होने चाहिए थे, 5 क्यों हुए हैं? क्या ये कौम जानने का हक नहीं है? कौम ये जानना चाहती है कि आप अगर अपर हाउस में फेडरेशन की इकाइयों को कायम करने के लिए, और 1973 का जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर हैं जी, उन्होंने और सारी जमातों ने उस वक्त बड़े बड़े कदावर शख्सियतें थी, उन्होंने जब ये बनाया तो उन्होंने एक ख़ास असूल के मुताबिक बनाया, कोई ज़ाब्ता होगा। लेकिन अगर उसके अंदर इस वक्त तक हार्स ट्रेडिंग हो रही है, और हो रही है, मैं कह रहा हूँ, अब भी एमपीएस बिक रहे हैं, अब भी एमपीएस बिक रहे हैं। सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना हो। देखिए आप एक शक बलूचिस्तान में ज्यादा हो रहा है या हर जगह हो रहा है? सर मेरा ये ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। और अगर ये 3 तारीख तक होता रहा तो आप तो अपने पर्पस में कामयाब ना हुए ना सर। अगर खरीदने क्योंकि फैसला तो 3 तारीख को आएगा ना, जो भी तजवीज़ आएगी। अगर खरीदने और बेचने के संबल को न रोका जाए तो फिर मुझे बताएं ना कि अपर हाउस का जो मेकअप है वो क्या है। इसलिए हम चाहते हैं जी कि जो भी पार्टी जिस उम्मीदवार को भी खड़ा करे, लेकिन कम से कम जो है अगर मेरी पार्टी का कोई आदमी चाहता है कि
हमारे उम्मीदवार को, टिकट के उम्मीदवार को वोट वो नहीं देगा तो वो लिख के दे दे, उससे उसको हम निकाल तो नहीं सकते। मतलब डिफेक्शन क्लास तो उसके ऊपर जो है वो लागू नहीं होती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जी कि इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि हमें दो चीज़ें इसको बचा सकती, या तो डायरेक्ट इलेक्शन हो और या ये है कि सामने वोट जो है दिया जाए। और मैं ये कहता हूं पता तो चले ना कौन किसको वोट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर एक लीडर है जी, जिसकी वीएन के मुताबिक ये बता रहा है कि खरीद और फरोख्त के इस अमल को, और क्या ये बहुत बड़ी तारीखी हकीकत नहीं है कि हमने अपने 20 आदमियों क्यों है सर, हमने अपने 20 आदमियों को निकाला। हाँ। मैं तो उनसे पूछे ना, आप उनसे पूछे कि क्यों खराब। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं इसलिए कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, वो जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के दे चुके थे कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। इसलिए कि नाम नेहाद पीडीएम जिनके पास मुल्क का लूटा हुआ माल है जी, जो ये जब नेब उनसे ये पूछती है, और मैं जो है इसी अज़म के साथ नेब के चेयरमैन को और उसकी टीम को शाबाश देता हूँ। ठीक काम और कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ एक्सपर्डाइट करें सारे चोरों के खिलाफ जितने मुकदमे हैं। हाँ जी, करें, ताकि अदालतें भी जो हैं जितने रेफरेंस उन्होंने फाइल किए उसको आगे लेके जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लोग देखना चाहते हैं कि एहतसाब का अमल जो है कब अपने इंजाम को पहुंचेगा। इनको पहुंचाना है। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन। मरियम नवाज शरीफ साहब, क्या उन्होंने बैरून मुल्क जाने के लिए गवर्नमेंट से बैकडोर रब्ता किया? मरियम नवाज साहब, मैं बेटियों का, पोतियों नहीं, इस वक्त वही है ना, आप बेटी पोती तो पॉलिटिक्स में है ना सर, बात तो करनी पड़ेगी ना सर। मेरी गुजारिश तो सुने ना जी। मतलब मैं बेटियों का, पोतियों का, नवासियों का जो है दादा और नाना हूँ। हाँ, माशाल्लाह। तो आप क्यों एक ऐसी खातून के मुतल्लिक मुझसे अपनी ज़बान खुलाना चाहते हैं जिसकी कम से कम कोई अखलाकी कदर जो है मुझे नज़र नहीं आ रही सियासत के अंदर? राब्ता किया उन्होंने? नहीं किया सर। जिसका बाप हाँ, मुल्क पाकिस्तान से चोरी करके क्रिमिनल भागा हुआ, भगोड़ा गया है, मुझे तो शर्म आती है जब उसको मैं टीवी पे कभी देखता हूँ। या परवरदिगार, हम सियासी तौर पर इतने पस्त हो चुके हैं कि जिसने मुल्क के साथ फ्रॉड किया, लोगों के साथ फ्रॉड किया। बैकडोर इन्होंने राब्ता किया नहीं किया? फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि इन्होंने राब्ता किया हमसे और हमें कहा कि मुझे बाहर जाने दो। इमरान खान साहब ने वो रिजेक्ट कर दिया। सर, मैं इज दैट राइट और रॉन्ग? इंशाल्लाह ताला जो है उसको नहीं जाने देंगे। नहीं, ये क्या राब्ता किया है? नहीं किया? जाने तो नहीं देंगे सर। बिल्कुल किया, 100% राब्ता किया। 100% किसके जरिए किया? अब ये सारी बातें आप क्यों जो टीवी की नजर करना चाहते हैं? कम से कम कुछ चीज तो पर्दे के अंदर रखें। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही उनको? सवाल ही पैदा नहीं है सर। किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा। मेरी गुजारिश ये है कि उसको इस अमल का अगर हिस्सा बनना है, पहली बात तो ये है कि जितने लाखों लोग मेरे आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला देखेंगे, जी जी इंशाल्लाह, आप खाली जो है, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि क्या मुल्क पाकिस्तान जो एक फलाई रियासत थी उसके अंदर एक चोर, एक डाकू, एक फ्राडिया, एक भागा हुआ, अदालतों का भागा हुआ दूसरे मुल्क के अंदर, और उसकी बेटी जो है उसको सियासत करने का हक है किसी दूसरे मुल्क के अंदर चले जाए? That's a big question. Let me hold you here. मैं यहाँ एक ब्रेक लेता हूँ। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमने जब वापस आना है, आज़म सवाल, बड़े ज़बरदस्त सवाल तो उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी हैं, और आजकल जो नेशनल पॉलिटिक्स डेवलप हुई है जिसमें एजाज़ुल हक साहब ने, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जैसी शख्सियात ने एंट्री मारी है, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर जाना इटसेल्फ एक एनआरओ था। वो कितनी सदाकत पर मबनी बात है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर आजम खान स्वाति साहब वफाकी वजीर बराए रेलवे भी हैं आप, माशाल्लाह 2 पोर्टफोलियोज, और सेनेट के अंदर आपका एक कद है, पुराने सेनेटर हैं, और सियासतदान तो पाकिस्तान में वैसे ही माशाल्लाह से बहुत पुराने हैं। तो इनके पास जो खबरें होती हैं ना, वो समझें प्राइम मिनिस्टर के करीब लोगों के पास, चंद एक लोगों के पास होती हैं। तो स्वाति साहब, अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। अच्छा, एजाजुल हक साहब ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना was itself an NRO। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी पार्टीज को रिलीफ मिला है, ये भी NRO की एक किस्म है। तो ये जो कह रहा है ना कि हमने NRO नहीं देना, और वो जो कह रहे हैं कि हमने नहीं लेना, वो गलत कह रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पे मेरी काफ़ी अरसा, मेरा दोस्त हैं लेकिन मेरी काफ़ी अरसा जो है उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। बुनियादी तौर पे वो जिस काफिया और रदीफ से कह रहे हैं जी
उसको मैं नहीं मानता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए नहीं मानता कि सवाए इंसानी हमदर्दी के हकाइक की बुनियाद पे मैं आपको ये कह रहा हूँ, सच्चाई की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ, और कोई पर्सपेक्टिव नहीं, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी। बल्कि मैं तो खुद हैरान रह गया, क्योंकि कैबिनेट के अंदर, और ज़ाहिर है कि वो कैबिनेट की सारी खबरें आप लोगों को पहुंच जाती हैं। जी जी, लीक होके पहुंच जाती हैं। कैबिनेट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर हम लोगों ने कहा था कि क्यों जाने दें, जिस तरह हम इस वक्त मरियम नवाज़ को नहीं जाने देते, मरियम सफदर को नहीं जाने देते। जी जी जी, इसी तरीके से जो है हमने कहा था। लेकिन फिर ये खौफ था कि अगर एक मुल्क का नाम नहाद जो है वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा है, बदकिस्मती से, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, और अगर खुदा न ख्वास्ता उसको कुछ हो जाता है तो मेरी सारी जिम्मेदारी जो है, जज्बाती लोग हैं हम। नहीं, अभी भी आप फिर जज्बात में ना आ जाए ना, कोई नहीं पता, आपको पता चले कि जी प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना है तो फिर जाने देते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ये भी तो बड़ा मसला है ना, इंशाल्लाह ताला जो दिल पिघल जाता है ना खान साहब का। सर, सांप का डसा हुआ वो रस्सी से भी डरता है। इसलिए हमें बड़े सांप ने, अच्छा, जो मुल्क से भागा हुआ सांप है, उसने हमें डस लिया। अभी हम रस्सी को भी इजाजत। दिस इज ऑल अबाउट इमरान खान साहब एंड हिज कैबिनेट, मतलब दे आर नॉट विलिंग, दे विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू एक्सीड द लिमिट्स। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन अपनी सियासत करें सर। अगर किसी पार्टी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है तो वो तो फिर अफसोसनाक है। नहीं, कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। जरदारी साहब का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, 8 अरब रुपए ट्रांजैक्शन वाला, उसके ऊपर उनकी जमानत मंजूर हुई, नैब ने उसकी मुखालफत तक नहीं की, तो ये क्या है? मुझे इंतहाई अफसोस होगा। क्यों? अगर किससे सवाल करें? अगर जरदारी को, मैं खुद कह रहा हूँ ना, हाँ, अगर जरदारी को सजा नहीं होती, हाँ, तो फिर तो बात वही जो ये रिलीफ तो है ना सर, रिलीफ बाय एनी मींस रिलीफ तो मिल रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप लोग परसू तो करें, आपका इदारा है ना नैब। मैं ये कह रहा हूँ, इदारा नहीं, खुद मुख्तियार इदारा है। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के उसके साथ कोई खुद मुख्तियार, लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन। खुद मुख्तियार इदारा है, हमें भी पता है खुद मुख्तियार है, लेकिन जिस वक्त आपके स्पोक्स पर्सन्स, आपके तर्जुमान बाहर निकलते हैं, उनको पता होता है कि अगले दिन नैब किस पे ऊपर गिरफ्तारी डालने वाला है, उस हवाले से तो खुद मुख्तार नहीं है सर। जिस वक्त रिलीफ देना होता है तो उस वक्त आप कहते हैं खुद मुख्तार है। ये अफसोसनाक है। इस प्रोग्राम को चेयरमैन नैब भी देखता होगा। बिल्कुल देखते हैं सर। मेरी उनसे ये गुजारिश है, हाँ जी, कि अगर हमने बड़ी बड़ी मछलियों को जो है छोड़ देना है, तो फिर ये गाय चोरी करने वाला, भैंस चोरी करने वाला, ऐसे जो है छोटी छोटी चोरियां करने वाला क्यों जेलों में बंद है? अगर हमने वाकई वो तासर जो है नैब का आना है कि जिसके अंदर जो है जो भी बड़ा जी मुल्क का मुजरम, मुल्क के ख़जाने का मुजरम, जिसके हाथ जो है रंगे हुए हैं, मुल्क के ख़जाने से तबाह हाल मुल्क बन चुका है उसकी ज़रिए से, अगर उसको किसी तरह भी रियायत दी जा सकती है, किसी तरह भी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कौम और मुल्क के साथ और हमारे दीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है इदारों की परफॉर्मेंस के ऊपर भी, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके ऊपर तमाम तरजीहें प्ले कर रही हैं। के साथ और आपके साथ बिल्कुल यगानगत से हम आवाज़ होकर इस बात को ये कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो गलत है। तो मेरा ये ख्याल है कि अदालतें भी देखें और नैब भी देखें, और ये टोटली गलत है, अनएक्सेप्टेबल। इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर को पता है, ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है सर। मेरे बाहर ये डिस्कस हो रहा है कि नैब ने रिलीफ दिया। मैं ये समझना, देखें ना, नैब, मेरा ये ख्याल है कि अगर जावेद इकबाल साहब ऊपर बैठे हुए हैं तो ये बड़े बड़े डाकुओं का खासकर रिलीफ मिलना उनको नामुमकिन है। नहीं, परसू तो करें ना सर। अगर ये परसेप्शन बन चुका है तो मैं इंशाल्लाह ताला जो इसके ऊपर तहकीक करता हूँ कि वो कौन से अवामल हैं, इसलिए कि अगर मुल्क की मईशत को ठीक करना है, मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आना है, जब तक बड़ा डाकू जो है वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसको सजा नहीं होगी, छोटे डाकू को सजा देने से जो है मसला हल नहीं होता, मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की आप बात करते हैं, कौन से इंसाफ के निज़ाम की हम बात करते हैं? कुछ दिन पहले यहाँ कश्मीर हाईवे के ऊपर एक बड़ी गाड़ी ने छोटी गाड़ी को हिट किया। आपके सरकार से वाबस्ता वो शख्सियत हैं, खातून शख्सियत हैं, 4 बंदे उसमें जाँ बहक हुए। मुद्दई और मुलजिम इनके दरमियान ताल्लुकात वाबस्ता हो जाता है, राजीनामा हो जाता है और केस ख़त्म। ये क्या है? ये किस तरह का इंसाफ है? देखिए, बुनियादी तौर पर वो जो बच्चे थे जी,
ANF के टेस्ट के लिए आए थे यहाँ पे जी। वो मानसेरा के रहने वाले थे जी। मैंने जाकर उनके घर के ऊपर जो है वो ताज़ियत की है और इस केस को जो है पूरी तरह हम देख रहे हैं हाँ। कि वो कौन से अवामल हैं। जाहिर है कि एक मुद्दई और मुदाले जो है अगर आपस में राजीनामा कर लेते हैं तो वो स्टेट का केस नहीं होता। नहीं, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। नहीं सर, सिग्नल तोड़ना कानून का कोई तोड़ना शक है, नहीं, ठीक है। कोई शक सिग्नल तोड़ते हुए ओवर स्पीड करके गाड़ी को रौंद डालना, ये कानून तोड़ना मैं है। आज ही- जब यहाँ कानून टूट रहा है तो यहाँ रियासत फरीक बन सकती है अगर चाहे तो। मैं आज ही IG से जो है इस सिलसिले में बात करता हूँ, आज ही इस्लामाबाद से बात करता हूँ जी। फिर मैं आपको फीडबैक इसके ऊपर दूंगा जी। कि इसमें पेशरफ्त क्या हुई है। हालांकि मैंने हर जगह के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर, हर फोरम के ऊपर ये बात की है कि ये बहुत बड़ा जुल्म था। किसी का भी बच्चा हो जिसने कानून को तोड़ा है, कौन नेगेट करेगा? जुल्म तो था, इंसाफ कब होगा? आप इंसाफ की बात करें ना, यकसा इंसाफ नहीं होगा तो कैसे होगा? सर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि अभी तक जो है क्या हुआ है इंशाल्लाह। अच्छा सीनियर, मैंने बाकायदा तौर पे देखे, मैंने यहाँ तक किया है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन जी प्लीज। मैंने बाकायदा तौर पर मुझे इतला दी गई उन लवाहिकीन ने कि जो आई विटनेस है वहाँ पे उसको जहर दी जाएगी या उसका इलाज ऐसा किया जाएगा जो ज़ख्मी हालत में था जी। मैंने बाकायदा तौर पे वहाँ जो CEO है PIMS के अंदर उसको भी और उसके असिस्टेंट को बताया। मैंने कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि 1 घंटे के अंदर जो है उन्होंने, हालांकि वहाँ पे कोविड के बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, उन्होंने उसको दूसरे वार्ड के अंदर, दूसरे कमरे के अंदर जो है और उसके ऊपर ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम लगा दिया कि नामुमकिन हो गया कि उसको जहर दी जाए या उसके इलाज के अंदर जो है किसी किस्म की गफलत बरती जाएगी। मैं इस बात का खुद जो है एतराफ़ आपके सामने करता हूँ, ये बताता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आपको फीडबैक दूंगा अभी तक क्या हुआ। राइट। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की बाकी जमातों को कायल कर लिया है। इस बात पर कायल किया है कि आप लोग शांत रहें, इस दफ़ा सेनेट के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले नहीं करेगी। ये खबर दुरुस्त है? मुझे पता नहीं है कि कौन सी इस्टेब्लिशमेंट की बात है। वोट आपने और मैंने देना है। हाँ। मकसद ये है कि वोट जो है सूबाई असम्बली के मेंबरान ने देना है। जी जी। तो हमारा गवांडी जो है, हमारा जो पड़ोसी है, वो क्या रोल का अदा करेगा? देखिए मैं इस बात को रिपीट करता हूँ ताकि आपके नाजरीन बेहतर तौर क्लियर हो जाए। हाँ जी। मैंने और आपने वोट देना है। मकसद मेरा ये है कि सूबाई असम्बली के मेंबरान ने वोट देना है। यहाँ पे दारो खिलाफे के अंदर MNAs ने जो है वोट देना है। के लोगों ने। हाँ जी। तो खुदारा अब जो है पड़ोसी है, थानेदार है, उसका अंदर क्या रोल हो सकता है? एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल हो सकता है? लोगों को अपनी मर्जी से वोट दें। इसलिए हम कहते हैं कि सामने वोट जो है वो करें ताकि ये एस्टेब्लिशमेंट का भी जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, मतलब चोरी इन्होंने खुद की, क्या किसी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इनके जो बड़े बड़े नौसरबाज 11 एक जगह इकट्ठे चोरी करें? अगर चोरी की है इन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे तो नहीं की है। सजाएं जो इनको मिलेंगी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से तो नहीं मिलेंगी, अपने करतूत हैं। अब जो है अगर एस्टेब्लिशमेंट को खामखा उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इन्होंने तो हमारे दिफाई इदारों के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। क्या उसके अंदर कोई हकीकत है? इस तरीके से अगर जो इमरान खान की विजन है, अगर वो बिल्कुल साफ और सुथरा वोट जो है देंगे तो मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी जो है तकरीबन खत्म हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट योर मिनिस्ट्री। टाइम हमारे पास कम है, बड़ा ज़रूरी है उसके ऊपर बात करना। आप आते ही आपने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल, आपने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि इसके कुछ यूनिट्स को हमें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, अदरवाइज इट्स अ वाइट एलिफेंट, आपने यही कहा था। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और अगर सूरत हाल इतनी नाजुक थी तो शेख रशीद साहब इतने अरसे से कैसे चला रहे थे? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं रेलवे की जब बात आती तो मैं सियासत छोड़ देता हूँ। शेख रशीद साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे काम किए हैं, एक फाउंडेशन बनाई है। पेंशन का बहुत बड़ा जो है बड़ा मसला है, उसको इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है ठीक करने के लिए जा रहे हैं। रेलवे बुनियादी तौर पर जब 1947 के अंदर ये मिनिस्ट्री बनी जी, 2 ऐसी मिनिस्ट्रियाँ थी जिनकी बुनियाद जो है सिर्फ बिजनेस थी। एक था पोस्ट ऑफिस और एक था पाकिस्तान रेलवे जी। दोनों जो है तबाह हाल है। मैंने कल भी बाकायदा तो फिगर के साथ बताया कि पाकिस्तान रेलवे ने अभी तक 1970 से लेकर अभी तक 1.2 ट्रिलियन का लॉस कर चुकी है। स्वाति साहब, कदा कलामी के माजरत, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वफाकी वजीर बराए रेलवे सेनेटर आजम खान स्वाति साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोल्यूशन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है कुछ यूनिट? नहीं सर, नहीं, प्राइवेटाइजेशन गलत लफ्ज है। तो फिर वो आपको मिसकोट किया गया, उस वक्त मिसकोट किया गया हेडलाइंस में। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है आउटसोर्स। आउटसोर्स, देखिए आउटसोर्स प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरह होती हैं, इसके अलावा रेलवे नहीं चल सकती। तो आप उस पे काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पे? मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। क्या किया है आपने, चलिए ये बताएं। फिर आप आगे जा चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर है जाहिर है। सर एक मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी थेफ्ट जो होती है वो है रिजर्वेशन के अंदर। पूरा हमारा सिस्टम क्लॉक कर लेते हैं। रिजर्वेशन के अंदर नंबर 1, टिकटिंग के अंदर नंबर 2, पुलिस, रेलवे पुलिस जो है अपना हिस्सा रखती है, हमारे जो गार्ड्स हैं वो अपना हिस्सा रखते हैं, हमारा जो वर्क फोर्स है अपना हिस्सा रखते हैं। हर किसी का अपना अपना कमीशन है बीच में, अपना अपना कमीशन है। फिर ये है कि जो इकानमी में सफ़र करते हैं वो माशाल्लाह अपग्रेड करके जो है खुद ही उधर जो है पैसे लेके ये कर लेते हैं। टिकटिंग वाले बीच में इतना बड़ा जो है माफिया है, ये इतना बड़ा माफिया मैं ये कह रहा हूँ। हाउ टू बेल द कैट कैसे किया आपने, वो इस तरह कैसे करने जा रहे हैं? वो इस तरह किया कर रहे हैं इंशाल्लाह कि बहुत जल्द आपको इत्ला मिलेगी कि ये सेक्शन सारा ऑटोमेशन पे चला गया है। ऑनलाइन किस तरह ऑटोमेशन, सुन लेना जी। हाँ। मेरा अगर मैं आइंदा एंड करूँ तो अभी आपने देखा नहीं कि 7 दिन जो है मेरा पूरा सिस्टम सर्वर जो है दोनों बैठ गए थे। जी हाँ, ऐसा ही है। माफिया है सर, माफिया। उससे लड़ना आसान इसको खत्म करने के लिए क्या है, आउटसोर्सिंग, आप प्राइवेटाइजेशन न करें। हाँ। मैं लोगों को फायर नहीं कर रहा। हाँ। उन्हीं लोगों को आप ट्रेन्स भी आउटसोर्स करना चाह रहे हैं? सर एक सेकंड, या सिर्फ आप स्टेशंस को आउटसोर्सिंग? मैं इसको जवाब तो दे दूंगा। हाँ। पूरे रिजर्वेशन, हाँ। पूरी टिकटिंग, पूरा जो सफ़र करने के मुसाफिर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन एक कंपनी जो है वो करेगी। हर टिकट के ऊपर जो है सिर्फ 8 रुपए चार्ज करेगी। फिर मैं रिपीट करूँ ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। 8 रुपीज, 8% नहीं, 8 रुपए ऑन द टिकट। ऑन द टिकट, यानी अगर 1530 रुपए का टिकट है तो उनको 8 रुपए उसमें से मिलेगा। 8 रुपए उसमें से 8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे या उसमें से मिलेगा, ये हम इंशाल्लाह ताला कॉन्टेक्ट कर रहे हैं अब। हाँ। और एंड टू एंड जो है पूरी सर्विसेज देंगी। हाँ। आप अंदाजा नहीं कर सकते। एंड टू एंड सर्विसेज में क्या क्या शामिल है? लोगों को धक्के नहीं मारने पड़ेंगे, उनके सामान की तलाशी नहीं। सर एंड टू एंड सर्विसेज में क्या क्या शामिल है? मैं ये कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। स्टेशन के अंदर लुक्रेटिव रूम्स, जबरदस्त किस्म के बेहतरीन सिटिंग प्लेसेस, सिटिंग प्लेसेस, उसके अलावा जो है उनको इज्जत दी जाएगी। हाँ। एक ट्रस्ट होगा। और उसके अलावा जो है जो हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर फिर टाइम बाकायदा स्केड्यूल होगा। और अगर ट्रेन लेट होगी तो उसके अफसरान मेरे सामने जिम्मेदार होंगे, हुकूमत के सामने जिम्मेदार होंगे क्यों लेट हुई है। इसलिए कि लोगों का ट्रस्ट, जब तक आप कम्यूटर का सफ़र करने वालों का ट्रस्ट नहीं करेंगे, सफाई का आपका इंतजाम नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता। दुनिया के निजाम को पहले क्यों नहीं हो रहा था? फिर अगर आपने आकर अभी करना था, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? शेख साहब 2 साल रहे हैं, उससे पहले भी वजीर रेलवे रहे। मेरी गुजारिश ये है कि हर एक ने अपने तौर पे हिस्सा डाला है। मैं क्यों किसी के ऊपर उंगली उठाऊं? मैं अपनी बात का, अपने एहतसाब का आपके सामने जिम्मेदार हूँ, अपनी कारकर्दगी आपके सामने। मसला ये है ना सर, आपको ये भी तो नहीं पता ना कि 6 महीने के बाद आप मिनिस्टर हैं या आप किसी दूसरे मिनिस्टर? इंशाल्लाह जब यहाँ पे सिलसिला ऐसा चल रहा है ना, यूं व्हील चेयर। सर आसान बात है। हमने अपनी एक एफिशिएंसी रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो इंसाफ का लंबरदार है। हाँ। और इंशाल्लाह ताला जब मैं 6 महीने में 9 महीने में मेरी एफिशिएंसी रिपोर्ट जाएगी। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आप फिक्र न करें, जब तक हमारी हुकूमत है मेरे वे में रहूँगा। नई ट्रेन को शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सबसे नई ट्रेन में एक हमारे पास जिस तरह एक बिजनेस ट्रेन का आइडिया था, बिजनेस ट्रेन में लोग जो है जहाज को अवॉइड करके उस पर जाते थे। सर मैं अभी आप उस तरफ क्यों नहीं जाते? मैं सर अभी ट्रेनों की तरफ नहीं आया, मैं पैसेंजर ट्रेन की तरफ अभी नहीं आया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ। और इस करने का इरादा है सर। ज़रा आपके जो चाहने वाले हैं वो कहीं गलत ना समझें कि मैं फिर क्या करूँ। सबसे जो ब्लड है ना, लाइफ ब्लड ऑफ रेलवे, वो है फ्रेट। अच्छा, फ्रेट। और उसके अंदर जो है इतनी बड़ी करप्शन और माफिया है। मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूँ कि रेलवे को नुकसान से निकालने के लिए बजाय पैसेंजर ट्रेन के ऊपर और टिकटों के ऊपर बोझ डालूं, मैं फ्रेट को जो है इस वक्त मैंने ईयर मार्क किया हुआ है ताकि ये फ्रंट इसको सबसे पहले रखना है, प्रायोरिटी पे। सबसे बड़ा 76% इनकम जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपको फ्रेट से जनरेट करके दूंगा। 76% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। आपसे 8 महीने बाद दोबारा मैं इंटरव्यू करूंगा। 76% of the total revenue will be generated from freight. Is going to be generated from freight. इस वक्त 34% है expectedly. Okay. इंशाल्लाह सर होगा। अच्छा, इसलिए कि देखें मैं मेरे चेहरे से आप रीड कर सकते हैं कि उसमें एतमाद है। You're happy enough. मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था, बड़े परेशान थे नॉर्कटेक्स में। यहाँ पर आप मुझे खासे इसके अंदर एतमाद, इसलिए कि बिजनेस को मैं समझता हूँ। बिजनेस यूएसए के अंदर किया है, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन
किया है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। आप खुद ट्रेन में बैठे हैं बाय द वे? मैं तो अब पहले बैठा था 1974 में, हाँ। और जब से मैं वजीर हूं मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग ट्रेन के जरिए हो रही है, और टिकट भी देता हूँ और पेमेंट भी अपनी करता हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। और आप तनख्वाह भी नहीं लेते हैं? ये भी मुझे पता है, ये बात ऑन एयर करने वाली नहीं थी वैसे बाय द वे, लेकिन मुझे पता है कि आप तनख्वाह नहीं लेते। तनख्वाह आर्फनेज को जा रही है। हाँ, वो मुझे आइडिया है, मतलब वो बातें नहीं करना। बहरहाल हाँ। मैं फिर इस तरफ आता हूँ कि आपको सारे पाकिस्तान को एतमाद, खुदारा रेलवे में सफ़र करें, मुझे बताएं, लिखें कि कौन सी कंपनी ये रेलवे आपके लिखने का कोई सोर्स तो हो, कोई पोर्टल बनाया है आपने? जैसे पीएम ने पोर्टल, वो हैंग हो जाता है। बाकायदा वो आ रहा है, बाकायदा आपको 24 घंटे किसी वक्त भी आप इंशाल्लाह ताला हॉटलाइन पे आ जाए, वो इंशाल्लाह ताला प्रोसेस में। दरअसल ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं। ये जो हमारा सिस्टम जो हैंग अप किया गया उसकी वजह से थोड़ा सा डिले है। 7 दिन का जो वाकया हुआ है, 7 दिन का वाकया, लेकिन उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है ना जी, पूरे सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी हम इंशाल्लाह इंक्वायरी भी करा रहे हैं। एप्लीकेशन बना रहे हैं आप लोग सर? जिससे लोग राब्ता करेंगे? एक नहीं, ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन। लेकिन इस वक्त मैं आपको कहता हूँ कि सेनेटर स्वाति, एक नाम, सेनेटर स्वाति @gmail.com। हाँ जी, ये ईमेल वज़ीर रेलवे हमारे टेलीविजन पर बैठकर सेनेटर स्वाति SENATOR सेनेटर SWATI स्वाति, एक वर्ड है। हाँ जी, एक ही वन लाइनर में है और सारे लोअर कैप्स में है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों हमने शेलिंग के मनाज़र देखे डी चौक पर। वाज दैट गुड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ गवर्नमेंट? सर गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके रेलवे के ऊपर जो है बात करें। नहीं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर मेंबर्स में से हैं। जहां मसला होता है ना, सबसे पहले आपको प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर बुनियादी तौर क्यों हुआ डी चौक के ऊपर, जब यहां पर आप 126 दिन का धरना देकर बैठे थे, उस वक्त हो रहा था तो हम उसके अगेंस्ट थे, अब हुआ है तो गलत हुआ है, तो क्यों हुआ? सर मैंने भी तो आहर शेल खाए जी, मैं भी तो 3 मरतबा बेहोश हुआ हूँ, मुझे याद है। मुझे भी कड़ी लगी है उसके अंदर। किसी तरह भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है इस अमल को। कौन जिम्मेदार है इसका? इंटीरियर मिनिस्ट्री? देखिए, जिम्मेदार तो नहीं, हैंडलर कोई ना कोई तो होगा। आप जरा अंदाजा लगाएं, एडमिनिस्ट्रेट कोई ना कोई तो कर रहा होगा। सर मेरी गुजारिश तो सुन लेना जी, आप एक तरफ का तो देखते हैं, दूसरी तरफ भी जरा देखें ना जी प्लीज। क्या हमारे सारे दफ्तर लॉकअप नहीं हुए थे? क्या हम हाईजैक नहीं हुए थे लोगों के? क्या हमें जिस तरफ से गुजरते थे गालियां नहीं देते थे? यह है वो तरीका। अपने हम मुल्क की हालत को देखें और आके बैठें। देखें, मजदूर हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, ऑफिसर हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, हमने उनको इज्जत भी देनी है, लेकिन आपने मुल्क की मईशत हालत भी तो देना है ना सर। अभी आपने 25% बढ़ाया, लेकिन ये अगर वैसे ही हो जाता तो उनको ना आना पड़ता। सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल इसके अंदर जो है बहुत सारे अवामल हैं और उसको एक पूरी कमेटी जो है उसको देख रही है। मुझे ये बताएं ना, अगर उनकी इस 25% को, तो फिर 20 ग्रेड के ऊपर जो अफसर हैं जरा हालत को देखें। क्या मेरा कोई अफसर रेलवे के अंदर, और उसको एफिशिएंसी, खुदा का शुक्र है डॉक्टर इशरत हुसैन जो है बाकायदा उसको रिवार्ड और इंसेंटिव जो है एफिशिएंसी से इंशाल्लाह ताला टेक कर रहा है, वो सिस्टम भी जल्दी आने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे के किसी अफसर को भी, हुआ 16 ग्रेड का है, 14 ग्रेड का है, कोई मजदूर 18,000 के ऊपर दयानतदार नहीं हो सकता, कोई अफसर 40,000 पे नहीं। सैलरी तो अच्छी होनी चाहिए, करप्शन का रास्ता है ना, अगर कम सैलरीज होंगी तो करप्शन करेगा। ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको एफिशिएंसी से टेक करने के लिए जाने। पहली मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, पहली मरतबा इसलिए कि अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, अगर रेलवे जो है इस ब्लीडिंग से, रेलवे जो है रेड बुक से निकल आएगी, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं बड़ा जालिम इंसान हूँगा कि मैं अपने मजदूर को, अपने ऑफिसर को, 20 ग्रेड के ऊपर जो अफसर हैं उनको रिवार्ड इंसेंटिव न दूं। ये सिस्टम अभी आ रहा है पहली मरतबा। राइट, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। पीडीएम में कोई दमखम बाकी बचा है? लॉन्ग मार्च की बात कर गए, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कुछ करेंगे ये लोग, या आप लोग पहले ही जिस तरह पहले बाकी मैनेज हो रहे हैं ये भी मैनेज हो जाएंगे? अब मुझे पता है कि आप आग लगाना चाह रहे हैं। आप जो है ना बोल के इस फोरम को आग लगाना चाहते हैं। जब कोई इंसान मरता है या जब कोई तहरीक जो है मरती है, तो हम उसको कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ लिया आप लोगों ने? बुनियादी बात यह है, खत्म हो गया ये लोग। एक ही बात करता हूँ फारूकी साहब जी, जिसने चोरी की है वो मेरे मुल्क की आवाम की तहरीक जो है वो नहीं चला सकता। ये याद करें, इट इज़ ए गोल्डन प्रिंसिपल। जहाँ पर भी तहरीक चलती है वो लोग इंसाफ और हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर जो है लेके आते हैं। इनमें जो नाम नहाद लीडर हैं, ज़रा उनके
उनके जो हालात को जरा देख चेक लें। किया जाए तो बहुत डिफरेंट चीजें निकलती है। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च के लिए अगर आते हैं, यहाँ धरना देकर बैठते हैं, आप देने देंगे? आपने तो मुलाजमीन को नहीं बैठने दिया, उनको कैसे बैठने देंगे? आपने पहले ही कह दिया हमने शेल टेस्ट किए हैं इनके ऊपर, आओ तो सर वेलकम करें। क्या देखें, चाय पानी बिरयानी सब मिलेगा। जो सर्दी से कहते हैं हम ठठर जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ। जिनका जब चोरी कुल्फी जम जाएगी। हाँ, कुल्फी जब जो है कोई चोरी की बात आती है तो उनके चेहरों की हवाइयाँ जो है तब्दील हो जाती हैं। फ्रॉड की बात आती है, चोरी की हवाइयाँ चली जाती हैं। वो क्या मुकाबला करेंगे? और आवाम को जो है, आवाम के हुकूक के लिए वो नहीं आ रहे, उन्होंने अपने कारोबार को बचाना है और लोग समझ चुके हैं। इसलिए जो है वो नाम नेहाद PDM दफन हो चुकी। मैं फिर पढ़ता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सेनेटर आजम स्वाति साहब, वफाकी वजीर बराए रेलवे, आपके इसी जुमले के ऊपर प्रोग्राम का मैं ख़त्म करूंगा। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आजम खान स्वाति साहब, पाकिस्तान में बड़ी सियासत में शख्सियत अपनी एक रखते हैं, उनका एक अपना स्टैचर है, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बराह रास्त जवाबदेह भी हैं, उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं, और उनकी कही हुई बात की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और जहाँ कहीं कोई पॉलिटिकल पेचीदगियाँ होती हैं तो ये चंद उन शख्सियात में से हैं जो सेटलर का किरदार अदा करते हैं। तो स्वाति साहब तशरीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।